फॉरेन कैपिटल एंड इट्स रोल इन इकोनॉमी। फॉरेन कैपिटल क्या होता है? एनी कैपिटल दैट इज सोर्स फ्रॉम अब्रॉड, है ना। कोई भी कैपिटल जो कि अब्रॉड से सोर्स किया जा रहा है उसको हम फॉरेन कैपिटल बोलेंगे, जो होस्ट कंट्री का नहीं है ना, अदर देन होस्ट कंट्री। तो सिंपल है कि एनी कैपिटल दैट इज सोर्स फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन होस्ट कंट्री। हाँ जी, रेमिटेंसेस को हम काउंट करते हैं। अभी मैं इसके टाइप्स बताऊंगा ना कितने सारे होते हैं। सोर्स्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, अदर कंट्रीज से जो सोर्स हो रहे हैं उनको हम कहेंगे। अब देखो कि जनरली हम फॉरेन कैपिटल में ये कंसीडर करते हैं कि भाई फॉरेन कैपिटल का मतलब तो सिंपल सा ये हो गया कि एफडीआई एफपीआई जो आ रहा है उसको हम मान लेते हैं, है ना, जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट का फॉर्म ही नहीं कहलाता है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है ना, और उसके पास कैपिटल नहीं है, ठीक, तो वो क्या करे, वो विदेशी किसी बैंक से या किसी कंपनी से, बड़ी कंपनी से लोन ले ले। ठीक है, तो लोन भी तो एक तरह का फॉरेन कैपिटल हो जाएगा ना, कैपिटल में कन्वर्ट होगा तो कैपिटल हो जाएगा। जब तक वो लोन है तब तक लोन है, लेकिन जैसे ही कन्वर्ट हुआ वैसे ही फॉरेन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे रेमिटेंसेस की आप बात कर रहे हो, है ना, तो रेमिटेंसेस भी वैसे तो वो रेमिटेंस है, लेकिन अगर हम उसको बिजनेस में यूज कर लें तो वो भी तो फॉरेन कैपिटल के फॉर्म में दिखाई देगा ना, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एफडीआई एफपीआई भी फॉरेन कैपिटल का फॉर्म हो जाएगा, डेट जो है वो भी फॉरेन कैपिटल का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉरेन असिस्टेंस, विदेशी सहायता जो मिलती है ना, तो मान लो कि किसी एनजीओ ने असिस्टेंस कर दिया या कि फिर किसी गवर्नमेंट ने हमको असिस्टेंस कर दिया। ठीक है, तो जो फॉरेन असिस्टेंस आता है वो भी कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है। जो अमाउंट कैपिटल में कन्वर्ट होगा उसको हम फॉरेन कैपिटल काउंट करेंगे। लेकिन आप यहां पर एक चीज, मतलब यहां पे हमको देखो कितने फॉर्म मिल गए ना, कि फॉरेन कैपिटल हमको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो सकता है, डेट के फॉर्म में हो सकता है, ग्रांट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, रेमिटेंसेस के फॉर्म में भी हो सकता है। बट जो मेन है उसको अपन देखते हैं पहले। हाँ, इन्वेस्टमेंट, डेट, और मैंने क्या बताया आपको, असिस्टेंस, फॉरेन असिस्टेंस। तो फॉरेन असिस्टेंस में ही ग्रांट भी आ जाता है, मतलब इसको ब्रेक करोगे तो आप ग्रांट भी आ जाएगा, डोनेशन भी आ जाएगा, हर तरह की चीजें, है ना। तो ये अगर रेमिटेंसेस है उसमें भी काउंट हो रहे हैं तो रेमिटेंसेस को भी शामिल कर लो। तो मल्टीपल टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें से हम फॉरेन कैपिटल में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक, क्योंकि देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इन्वेस्टमेंट है, मींस एफडीआई एंड एफपीआई। सही है, ये एफडीआई और एफपीआई इसलिए सबसे बेहतर सोर्स माने जाते हैं और सबसे ज्यादा इसी पर मतलब कंपनीज या बिजनेसेस जो हैं वो डिपेंड होते हैं, इसलिए क्योंकि ये नॉन डेट क्रिएटिंग है ना, नॉन डेट क्रिएटिंग। पैसा तो हम डेट के जरिए भी ले सकते हैं, लेकिन डेट के साथ उसका रीपेमेंट बर्डन भी तो आता है, विथ इंटरेस्ट पेमेंट। यहां पर कोई रीपेमेंट बर्डन नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। एफडीआई एफपीआई अगर आ रहा है तो वो डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी पे लग रहा है, इसको हमको रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम बेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन कैपिटल मानते हैं या बेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल मानते हैं। ठीक है, जबकि ये जो है ना फॉरेन असिस्टेंस, ये इतना अमाउंट नहीं मिलता किसी भी कंट्री को कि इसके भरोसे वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग करे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, नेग्लिजिबल हिस्सा है हमारे टोटल फॉरेन कैपिटल में। तो मेजर पोर्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल कम्स थ्रू एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, अब हमको इस बात पे विचार करना है कि फॉरेन कैपिटल में, यानी एफडीआई और एफपीआई में, या सारे फॉरेन कैपिटल ले लो, फॉरेन कैपिटल का पॉजिटिव और निगेटिव रोल क्या है। ठीक है, फॉरेन कैपिटल का पॉजिटिव और निगेटिव रोल क्या है।
तो आप ये बताइए कि क्या रोल है इसका, पॉजिटिव रोल क्या है, ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, अगर हमको डिस्कस करना हो ना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है चलिए। हाँ, और कैपिटलिज्म में नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन में, है ना। बेसिकली देखो क्या है कि ये कंट्री में हमारे कुछ गैप्स होते हैं, ठीक है, जैसे सेविंग गैप एक इंपॉर्टेंट गैप है, ठीक है। सेविंग गैप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैपिटल गैप को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कैपिटल गैप को कैसे सेविंग गैप इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको एक चीज पता होगा, एक मैकेनिज्म पता होगा कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, सेविंग से। सेविंग सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इफ डन इन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इसी को कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो पहले देखो कि आपकी इनकम है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम हर हर इंसान अर्न करता है। आपने अर्निंग की, अच्छा, इंडिविजुअल अर्निंग भी, कॉर्पोरेट अर्निंग भी, गवर्नमेंट अर्निंग भी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बना रहे हैं, आप सैलरी वेजेस ये सब अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक। उसके अलावा सरकार क्या कर रही है, टैक्सेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ जो चालान चार्जेस ये सब ले रही है, फीस यूटिलिटी चार्जेस ये सब कलेक्ट कर रही है, उसको भी पैसा मिल रहा है। तो हर कोई पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है। इस अर्निंग से ही वो अपने एक्सपेंडिचर्स कवर करता है, आप अपनी जरूरतें पूरी करते हैं ना, अपने जो जो भी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप पूरी करते हैं। तो आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंजम्पशन में डालते हैं, सरकार भी अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपेंडिचर में डालता है, बिजनेसेस भी अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिविडेंड पे करने में, सैलरीज पे करने में, और अपने जो कंपनी के एक्सपेंशन में, इन सब में खर्चा कर देती है। तो सेविंग जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जैसे, और आजकल तो सेविंग्स और घट गई हैं आफ्टर कोविड 19 लॉकडाउन जो लगा था, उसकी वजह से इकोनॉमी को जो शॉक लगा है, उसकी वजह से आज हो गया है ये कि लोगों की सेविंग्स बहुत रिड्यूस हो गई है, सेविंग्स है ही नहीं, ठीक है। तो सेविंग्स ना होने की वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप पैसा बचाते हो तभी तो आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो ना। तब आपके दिमाग में आएगा कि चलो पैसा बचा है तो अपन एफडी ले लेते हैं, ठीक है, या सेविंग डिपॉजिट खोल लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, पैसा ठीक ठाक अमाउंट हो गया तो चलो एक जमीन खरीद ली जाए, या गोल्ड परचेस कर लेते हैं, ठीक है, या कि फिर हम शेयर्स खरीद लेते हैं किसी कंपनी का, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सारे तरीके जो इन्वेस्टमेंट के थे या सेविंग्स को खर्च करने के थे ना, सेविंग्स को लगाने के, ये सब इन्वेस्टमेंट है। किसी भी कंट्री में अगर सेविंग डाउन हो रही है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नीचे जाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव एसेट्स में करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये कैपिटल फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे हमने बना ली फैक्ट्री, तो फैक्ट्री क्या है, एक तरह का कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि अब ये फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा सेविंग उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन का मतलब ही जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जहां पर भी जीडीपी लिखा हो, आपको सीधे प्रोडक्शन आना चाहिए दिमाग में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और जहां पर भी प्रोडक्शन आए वहां पे जीडीपी आना चाहिए दिमाग में, है ना। कि अगर किसी लाइन को लिखते टाइम आपके दिमाग में आया कि ये करने से तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि दिस विल कंट्रीब्यूट इनटू द जीडीपी ऑफ कंट्री, या इन इंप्रूवमेंट ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री, वैसे भी लिख सकते हो आप, है ना। और जीडीपी जहां लिखा है वहां पे प्रोडक्शन लिख के काम चला लो, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको यूज करते हैं, तो जब कैपिटल फॉर्म होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिस्टोरिकली इंडिया में सेविंग गैप तो रहा ही है, क्योंकि गरीब देश था, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो बहुत कम अर्निंग वाली थी, बल्कि पॉवर्टी की कैटेगरी में आती थी, तो उनके पास सेविंग तो थी ही नहीं, ठीक है। तो सेविंग हमेशा से बहुत लो लेवल है, और क्योंकि सेविंग लो लेवल पे थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लो लेवल पे था, और लो लेवल पे होने की वजह से हमारे यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत लो था,
ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखो, नहीं चल रहा है क्या? इसमें एक चीज देखना कि जो कैपिटल फॉर्मेशन लो है, इसको आप इस बात से भी समझ सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है ना, 140 करोड़ पॉपुलेशन, इसमें आपको कितने कैपिटलिस्ट का नाम याद है, तो आप चार पांच गिना पाओगे। मतलब इतना बड़ा देश, और कैपिटलिस्ट कितने हैं? 5 6 10 20, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी हो 20 नाम गिना देगा, इससे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। तो आप ये देखें कि ये इस बात को शो कर रहा है कि हिस्टोरिकली हमारे यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन स्लो रहा है, जिसका जो मेन रीजन है वो क्या है? मेन रीजन है सेविंग का लो लेवल पे होना। सेविंग लो है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लो है, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन लो है, और यही मेन रीजन है स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या बैकवर्डनेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर वे में हुआ ही नहीं, पैसा ही नहीं है। कैपिटल लगेगा तब तो फैक्ट्री लगेगी ना, फैक्ट्री लगेगी तब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लगा ही नहीं। जितना पोटेंशियल है उतना लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिनरल्स हैं, ठीक है, मार्केट है, मतलब ये कहो कि आप नेचुरल रिसोर्स भी है, मार्केट भी है, लेकिन इसको मतलब वो करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए कैपिटल ही नहीं। तो फिर हमारी नीड कहाँ जनरेट होती है? फॉरेन कैपिटल। ऐसा ही ना होता है कि अगर कंट्री में ही इनफ कैपिटल होते तो हम क्यों फॉरेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करते? तो हम अगर फॉरेन कैपिटल की नीड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत लो लेवल पर, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रीजन ऑफ लो सेविंग, है ना, सेविंग्स बहुत लो है। तो फिर क्या हो जाएगा? अच्छा, यही तो वजह है ना कि आजकल आप देखोगे कि हर कंट्री में, सॉरी हर स्टेट्स में क्या हो रहा है? इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स समिट ना, सीएम जो है हर स्टेट का फॉरेन इन्वेस्टर्स समिट बुलाता है। इसीलिए तो बुलाता है ना, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। मार्केट शो कराएंगे तभी तो वो लगाएगा पैसा, कैपिटल लेके वो आएगा क्यों? है ना, तो वो मार्केट दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत वो कल्चर को भी दिखाएंगे कि हमारी कल्चरल हेरिटेज कितनी स्ट्रांग है, हमारा जो सोसाइटी है वो कितनी तेजी से इवॉल्व कर रहा है ना, लोगों का इनकम लेवल कैसे बढ़ रहा है, कैसे लोग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की डिमांड कर रहे हैं, ये सब उनके सामने डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी दिखे और वो आकर के यहाँ पे पैसा लगाए, है ना। मेक इन इंडिया का भी यही मकसद था, है ना। मेक इन इंडिया भी क्या कह रहा था कि जो चीज आप अपने यहाँ बना के हमको एक्सपोर्ट करते हो, वो चीज हमारे यहाँ आके बना लो। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सस्ता लेबर भी है ना। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो गई, ऊपर से आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी उधर से, और यहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप तो अंदर ही बना रहे हो ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी। तो आप काफी सस्ते में बेच भी पाओगे और अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी आपकी। तो मेक इन इंडिया करो, है ना, ये भी इसीलिए किया जा रहा था। दूसरी चीज, कैपिटल फॉर्मेशन क्यों रिक्वायरमेंट है हमारी इतनी ज्यादा, क्यों हम इसको सीरियसली लेते हैं? क्योंकि अगर कैपिटल फॉर्म नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, है ना। और इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर नहीं इंप्रूव होगी, और परचेजिंग पावर नहीं इंप्रूव होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा, है ना। तो हमारा पूरा डिपेंडेंस, क्योंकि अंदर कैपिटल नहीं है, इसलिए हमको बाहर के कैपिटल पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो है। अच्छा, तो हमने पहले देखा कि हमारा जो सेविंग गैप है, इसको फुलफिल करने में हमारे फॉरेन कैपिटल का रोल है। ठीक, और क्या करता है फॉरेन कैपिटल? बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करेगा, है ना, क्योंकि कैसे करेगा यार? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मान लो डेफिसिट में, या ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में, या करंट अकाउंट डेफिसिट में, तो इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हमको चाहिए फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी मिलेगी हमको, क्योंकि जब फॉरेन कैपिटल आएगा तो वो फॉरेन करेंसी में आएगा, है ना। होता यह है ना कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर अगर इंडिया में आ रहा है $1 लाख लेकर के, तो वो $1 लाख जो है वो तो यहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ही किसी काम का नहीं है। वो डॉलर तो उससे टैक्सी वाला भी नहीं लेगा, वो कहेगा रुपीज दो,
तो वो एक्सचेंज करेगा, और एक्सचेंज करेगा तो हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, वो इसीलिए तो जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है वो कहाँ यूज करता है, वो बैलेंस करने के लिए यूज करता है। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट में पैसा होगा, डॉलर्स होंगे, तब तो वो बैलेंस करेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन को इंप्रूव करेगा। एक तो ऐसे, दूसरा कैसे, कि पहले हम क्या कर रहे थे कि इंपोर्ट कर रहे थे ना, तो हमको पेमेंट करना पड़ता था, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा था, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी कम था। अब हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को रिप्लेस कर रहे हैं लोकल प्रोडक्शन से, क्योंकि वही फॉरेन वाली कंपनी, जैसे एप्पल आके यहाँ पे लगा लिया, तो पहले हम एप्पल बाहर से मंगाते थे, अभी भी मंगाते हैं, बट मान लो कि उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, तो हम यहीं बना हुआ एप्पल आईफोन यहीं पे सेल कर लेंगे, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया ना, तो हमारी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो बैलेंस हो गया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हमको इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना इशू क्यों आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्यों रहता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर दें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय फॉरेन कैपिटल से, है ना, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो ये भी कंट्रीब्यूशन है उसका। फॉरेक्स रिजर्व, हाँ, पैसा आ रहा है ना, तो वो तो बूस्ट करेगा ही। और क्या कर लेगा ये, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी मोटिवेट करेगा। भाई सिंपल है, देखो, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, कि जैसे मान लो कि कोई एआई कंपनीज आ गई, है ना, ओपन एआई ने अपना ऑफिस खोल लिया बेंगलुरु, ठीक है, परप्लेक्सिटी वालों ने खोल लिया अपना ऑफिस, तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो मोटिवेट होंगे ना कि एआई में कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं ताकि इनमें जॉब मिल जाएगी, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा ना, है ना, जिस स्ट्रीम की इंजीनियरिंग की डिमांड फॉरेन कैपिटल लेकर के आएगा, वही स्ट्रीम यहाँ पर लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, कॉलेजेस में वो कोर्स चालू हो जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ने लगेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होगा, है ना, और फाइनली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, तो बेरोजगारी की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, है ना, तो ये भी होगा। और क्या कर लेगा ये, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, मैनेजमेंट स्किल आएगा, है ना, कैसे होगा ये, इंजीनियरिंग की जो नई नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब आ रही होंगी, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल प्रैक्टिसेस, जो एडवांस मेडिकल प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आने लगेंगी। इसलिए क्योंकि जब एक कंपनी आएगी ना, जैसे मान लो जैसे वॉलमार्ट आया, ठीक है, तो वॉलमार्ट आएगा तो वो शॉपिंग मॉल्स का एक नया कल्चर लेकर के आएगा, है ना, मैनेजरियल स्किल इनकी ज्यादा होगी, इनके इनके मैनेजर्स जो है वो ज्यादा स्किल्ड है ना, मॉडर्न इकोनॉमीज के हिसाब से स्किल्ड है। तो धीरे धीरे ये जो कल्चरल चेंज है ये यहाँ पर भी दिखने लगेगा, कि यहाँ के मैनेजर्स भी जो उनके अंडर में काम कर रहे होंगे वो भी लर्न करेंगे, वो भी सीखेंगे, है ना, तो हम नई मैनेजरियल स्किल सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, है ना, क्योंकि जो वहां से आ रहा है उसका वर्किंग पैटर्न तो सेम रहेगा ना, यहाँ आके वो यहाँ वालों जैसा थोड़ी काम करने लगेगा। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, तो शुरू के 6-7 महीने वो जो टॉप मैनेजमेंट बैठता है यहाँ पर, वो उनकी कंट्री का होता है, कि पहले वो क्या करते हैं, पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो पूरा इकोसिस्टम है कंपनी का, उसको अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं, ठीक है, और जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेंड कर देते हैं, और फिर उसके बाद कंपनी उसी पैटर्न में चलने लगती है, तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हर कंपनी यही करती है। तो इससे हमको मैनेजरियल स्किल, मार्केटिंग स्किल, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें मिल गई, है ना, जो पहले शायद यहाँ ना मिलती। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा, बेटर क्वालिटी मटेरियल जो है वो इंडियंस को यहाँ पे मिलने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक हेल्दी कंपटीशन भी जनरेट होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ का जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी डिमांड गिरने लगेगी, क्योंकि फॉरेन से, अब वही बात है ना कि अच्छे फोन अगर फॉरेन की कंपनी बना रही तो इंडियन कंपनी इवॉल्व नहीं करेगी, तब तक इवॉल्व नहीं करेगी जब तक कि वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करती। तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मोटिवेट होगा अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, और इस तरह से इकोनॉमी में, मतलब फ्यूचर में बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को अवेलेबल हो पाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भी और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्शन से भी, है ना, तो ये सारी चीजें पॉजिटिवली होती हैं। लेकिन हाँ,
हम्म। जाएगा तो फिर जो जो यहाँ के जो रेंट जो हमारे जा रहे हैं बाहर वो फिर यही रहेंगे क्योंकि इनको यहीं बेटर रहेंगे, एग्जैक्टली है ना, क्योंकि अगर उनको यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी तो वो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही, बेटर जॉब्स जनरेट हो रही, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लिविंग स्टैंडर्ड बाहर बढ़ेगा। हाँ, बाहर तो इसी वजह से जा रहे वही चीज है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है। अब बात यह है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, कुछ चीजें निगेटिव भी तो होंगी। तो निगेटिव क्या होगा बताओ? हाँ, डाउनफॉल ऑफ इंडियन मार्केट तो नहीं कह सकते, बट स्ट्रगल ऑफ इंडियन मार्केट जरूर कहा जा सकता है, इनिशियल स्ट्रगल ऑफ इंडियन मार्केट। क्यों डाउनफॉल ऑफ इंडियन मार्केट इसलिए नहीं कहेंगे, और इनिशियल भी इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट अलग चीज है। इंडियन इंडस्ट्रीज को जरूर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और इनिशियली वो उनकी क्वालिटी के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो ये इंडियन इंडस्ट्री और उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को चैलेंज करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, ओवर डिपेंडेंस लॉन्ग टर्म में निगेटिवली इंपैक्ट करेगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होने लगे, इनफ्लो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए फॉरेन कैपिटल का, तो ये लॉन्ग टर्म में एडवर्स इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा जी बताओ तो? इकोनॉमिकली वो डिपेंड हो जाएंगे फिर वो इंटरफेरेंस करेंगे हमारे पॉलिटिकल में भी जो करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी फोर्स उनके पास रहेगा बिल्कुल, हाँ, देखो, एक तो ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी का बड़ा पार्ट उन्होंने कंट्रोल कर लिया, यानी बड़ा पार्ट फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड हो गया, तो फॉरेन कैपिटलिस्ट जो है वो हमारी पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। ठीक है, तो वो बताने लगेंगे गवर्नमेंट को कि पॉलिसीज किस टाइप से बनाई जानी चाहिए, इन्फ्लुएंशियल फोर्स जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है, तो वो हमारी इकोनॉमिक सॉवर्निटी के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट डेवलप करेगा। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक सॉवर्निटी यानी हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजन है उसको वो इम्पैक्ट करने लगेंगे, इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि जैसे अभी हम ये बोल रहे थे ना पॉजिटिव में, कि जब फॉरेन कैपिटल आएगा तो बहुत सारा डॉलर आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव हो जाएगा, ये सब था। लेकिन यहीं पर एक कहानी जो है वो और गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 से लेकर के मार्च अप्रैल 2024 तक का फेज अगर नोटिस किया हो, तो न्यूज़पेपर्स में इकोनॉमी को लेकर के एक न्यूज बहुत पॉपुलर थी, वो ये कि एफपीआई जो है वो आउटफ्लो कर रहे हैं, और उसकी वजह से शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, है ना। तो ये क्यों हो रहा था? ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल है। जब वो आ रहा था तब तो हमको मजा आ रहा था, ठीक है, लेकिन जरा सा इस कंडीशन अगर इकोनॉमी की वॉलेटाइल हुई तो वो आउटफ्लो करेगा। जब वो पूरा पैसा लेके निकलेगा ना, तो इतना सारा फॉरेन कैपिटल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एफपीआई आया, उसने यहाँ पे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो जब वो आया था तो डॉलर लेके आया था, ठीक है, उसको कन्वर्ट करा के रुपीज लिया, फिर शेयर खरीदा। लेकिन अब वो जाएगा तो शेयर बेचेगा, शेयर बेचेगा तो रुपीज मिलेगा, लेकिन अब उसको चाहिए डॉलर, तो आरबीआई से डॉलर कलेक्ट करेगा, रुपीज दे देगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अब जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो डॉलर महंगा होगा, जैसे हो रहा है ना, रुपीज के कंपैरिजन में डॉलर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो डॉलर महंगा होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो एक्सचेंज रेट बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, है ना, करेंसी इक्विलिब्रियम जो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ये डिस्टर्ब हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम जहां पर पहुंच गए थे 780 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, ये घटता 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 709 में अभी है, इससे पहले और नीचे चला गया था, 640 के आसपास तक भी पहुंच गया था, बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि आरबीआई निकाल निकाल के दे रहे हैं ना, वो लोग जा रहे हैं, वो डॉलर दे रहा है उनको कि ले जाओ जाओ, है ना। अदरवाइज आरबीआई नहीं देगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो जाएगा, कि डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, डेफिसिट में चला जाएगा। तो आरबीआई अपने रिजर्व से दे रहा है, बैंकिंग चैनल्स में मनी का फ्लो, डॉलर का फ्लो बढ़ा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैपिटल अकाउंट से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ये बहुत तेजी से होने लगेगा। तो ओवर डिपेंडेंस में कई सारे रिस्क आ जाते हैं,
ठीक है, तो ये सब तो है ही, है ना। तो ऐसे ही है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा हमने फॉरेन कैपिटल को यहाँ पर किसी एक सेक्टर में बुला लिया, तो वो सेक्टर वो पूरी तरह से कंट्रोल करने लगेगा, और फिर हमारे नेचुरल और ह्यूमन कैपिटल को वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में यूज करने लगेगा। एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्सप्लॉयटेशन। जैसे मान लो कोल इंडस्ट्रीज में हमने फॉरेन कंट्री कंपनीज को एक्सेस दे दिया, ठीक है, तो कोल इंडस्ट्री में फॉरेन कंपनी आएगी, तो फॉरेन कंपनी को ये थोड़ी सोचना है कि इनके यहाँ कोयला बचेगा कि नहीं बिजली बनाने के लिए, या मैं यहाँ के जो पावर जनरेशन प्लांट है उनको सेल करूं। वो तो वहां बेचेगा जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो दुनिया में कहीं भी बेच देगा, है ना। और हमारा जो स्टेक है वो यहाँ पर इफेक्ट होने लगेगा, हमारे इंटरेस्ट इफेक्ट होने लगेंगे। तो पॉजिटिव साइड भी है और निगेटिव साइड भी है, हमको दोनों ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो फॉरेन कैपिटल का यही है ना। अब फॉरेन कैपिटल आता कैसे है, तो देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो डायरेक्ट पूरी कंपनी भी स्टैब्लिश की जा सकती है, क्योंकि एफडीआई है, डायरेक्ट फिजिकल एसेट्स भी बना सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है कि कोई कंपनी आई फॉरेन की, उसने यहाँ की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, है ना। अच्छा, इसका एक और निगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको बताता चलूं, वो है एक खास तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये। जैसे हम पॉजिटिव में पढ़ रहे थे कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ऐसा ही है ना, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज करता है। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, क्योंकि अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसको देखते चले। ठीक है, ये सिंपल सा है, द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस। चेंजेस इन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं इकोनॉमी में? जो प्रोडक्शन का पैटर्न है ये दो तरह के स्ट्रक्चर पे काम करता है। एक होता है लेबर इंटेंस स्ट्रक्चर और एक होता है कैपिटल इंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर जिस स्ट्रक्चरल चेंज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? जब इकोनॉमी लेबर इंटेंस से कैपिटल इंटेंस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेबर इंटेंस से कैपिटल इंटेंस में कन्वर्ट होती है। लेबर इंटेंस का मतलब क्या है? हर काम करने के लिए लेबर को अपॉइंट करना, लेबर को एंगेज करना। और कैपिटल इंटेंस का मतलब क्या है? कि लेबर की जगह पे पैसा यूज करना, यानी मशीन खरीद लो, टेक्नोलॉजी खरीद लो, ट्रैक्टर खरीद लो, है ना, रोबोटिक आर्म खरीद लो। जैसे मैं आपको इसमें एक वो बताता हूँ कि कई साल पहले जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैंने एक बार विजिट किया था गुड़गांव वाली हीरो होंडा की फैक्ट्री। तब हीरो होंडा थी, या शायद हीरो थी, हीरो, हाँ, अलग हो चुके थे वो, हीरो, हीरो की बाइक की फैक्ट्री में। ठीक है, गुड़गांव वाले। तो वहां पे क्या होता था कि जो 17 सेकंड में वो लोग एक बाइक बनाते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्शन, पीछे तो बैक एंड प्रोडक्शन में तो बहुत टाइम लग रहा है, बट 17-17 सेकंड में एक एक बाइक रेडी होकर के निकलती है। मतलब आप घड़ी लगा के देख लो, 17 सेकंड में एक बाइक। और काम कौन कर रहा था? लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो जो फाइनल वो था, फाइनल जो चेन होती है जहां पर वो सिर्फ सारी बाइक का फ्रेम रेडी था, सिर्फ पार्ट उठाते थे और लगाते थे। ठीक है, कि एक हेडलाइट उठाया, लगाया, जल्दी से उसको कसा, फिर आगे गई, एक वायर निकला हुआ है उसको खट खट लगाया, फिर आगे गई, फिर दो स्क्रू कसा, ऐसे असेंबलिंग, हाँ, असेंबलिंग यूनिट जो थी, तो असेंबलिंग चेन जो थी उसमें, है ना। तो फाइनल असेंबलिंग ना, बाकी पार्ट्स अलग अलग बन रहे। तो असेंबलिंग में करीब 50 लोग बैठे हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ऐसे एक हाल में बहुत बड़ा सा, उसमें बाइक ऐसे ऐसे घूमती हुई आ रही है और हर जगह पे लोग बैठे हुए, दोनों दोनों साइड पे। ठीक, तो बस फटाफट क्या होता है, वो कुछ सेकंड्स के लिए बाइक रुकेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगा? वो उठाएगा, लगाएगा, स्क्रू ड्राइवर से कसेगा, फिर उसके बाद पार्ट आगे गया, फिर कसेगा, फिर फाइनल में जब वो निकलेगी तो एक बंदा होगा जो क्वालिटी चेक कर रहा होगा। तो वो बाइक को उठाएगा और एक जगह पे वो ये ट्रेडमिल टाइप का एक सेटअप होगा, उस पे ले जाएगा, स्टार्ट करेगा और 2-4 बार एक्सेलरेट करके और फिर फाइनल दे देगा, जा करके पैकिंग में चली जाएगी। तो ऐसे ना, तो इसमें देखो कि ये 50-60 लोग जो बैठे ना, 50 इस तरफ 50 उस तरफ, बीच में बाइक ऐसे चल रही। फिर मैं कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले फिर से गया, तो वहां पे एक भी आदमी नहीं। ठीक है, अब वो असेंबलिंग यूनिट तो है,
बट अब लगी हुई है रोबोटिक आर्म, ठीक है, वो हाथ लगा हुआ है, ठीक है, वो ऐसे करके उठाता है, ऐसे करके लगाता है, ठीक है, फिर उधर से आता है एक स्क्रू ड्राइवर, वो ऐसे आता है, सर सर करके कस दिया, फिर आगे गई बाइक, है ना। तो मतलब आप देखो कि कितना चेंज हो गया ना। तो ये क्या हुआ है, ये हुआ है लेबर इंटेंस से कैपिटल इंटेंस, कि एआई भी वही चीज है, मैं वही बताने वाला था कि एआई भी सेम चीज है। अब मान लो कि कोई फॉरेन कंपनी आती है ना, फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी आती है इंडिया में, तो पहले उसको किसकी जरूरत थी, पहले उसको जरूरत थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कोडिंग के लिए। तो उसमें भी सेटअप होते हैं फ्रंट एंड कोडर, बैक एंड डेवलपर, है ना, ये सब ताम झाम खूब सारा, ठीक। अब उसको किसकी जरूरत है, उसको सिर्फ एक एआई एक्सपर्ट की जरूरत है, 10 कोडर का काम एआई एक एआई एक्सपर्ट कर देगा, है ना। कि अब सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए उसको, कि उसको एआई को सिर्फ ये बताना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना, और उसको रिव्यू करना है कि सब कुछ एग्जैक्टली सेम बना है डिमांड के अकॉर्डिंग या नहीं बना है। तो लेबर की जरूरत कम होती जा रही है और कैपिटल इन्फ्यूज होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस करती जा रही है लेबर को, ठीक है। तो वही चीज है, तो जब फॉरेन कंपनी आती है तो ये अपने साथ एक खास चीज लेकर के आती है, वो होता है स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब सिंपल है कि जैसे अभी एआई की कंपनियां आ जाए, या हम कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो जाहिर सी बात है वो कोडर वोडर नहीं रखेगी, वो सीधे एआई एक्सपर्ट रखेगी और कुछ नहीं। तो वो एआई एक्सपर्ट को रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, पैसा, है ना, कि वो सॉफ्टवेयर परचेस करेगा, सब्सक्रिप्शन परचेस करेगा चैट जीपीटी का, और दूसरे जो और बहुत सारे हैं वो कोडिंग के लिए स्पेसिफिक एआई भी आते हैं, तो वो सब वो परचेस करेगा महंगे महंगे सॉफ्टवेयर, और फिर एक सॉफ्टवेयर चलाने वाला रख देगा, बस हो गया, उतने में उसका काम हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो जहां ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा था, वहीं पर ये बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। हाँ, बट न्यू अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट कर रहा है। पहले एआई वालों के लिए कोई जॉब नहीं थी, जैसे अगर फॉरेन कैपिटल ना आए और हम एआई की पढ़ाई करके बैठ जाए और कोई एआई यूज करने वाली कंपनी ही ना हो, तो हम बेरोजगार रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि फॉरेन कैपिटल आएगा तो एआई यूज करना शुरू करेगा, तो हमको नौकरी तो मिलेगी कम से कम। तो बेरोजगारी आई लेकिन रोजगार भी आया, ठीक है। तो पॉजिटिव देखेंगे तो बोलेंगे कि रोजगार के अवसर बना रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और निगेटिव देखेंगे तो कहेंगे कि ये बेरोजगारी स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है।